गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका इस लेक्चर में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग द्विपद प्रमेय यानी कि बायनोमियल थ्योरम को स्टार्ट करने वाले हैं। द्विपद प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं मानता हूं, है बहुत छोटा सा, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल तक जा सकते हैं एडवांस में अगर आप देखें तो। दूसरी बात यह है कि हर साल एक क्वेश्चन पक्का है, भले वो जेईई मेन हो चाहे जेईई एडवांस हो। ये टॉपिक हमेशा टच किया जाता है क्योंकि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉपिक्स है हमारी जेईई के सिलेबस में। तो बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। जिस तरीके से लेक्चर्स मैं डिलीवर करता चला जाऊंगा उसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस उसी रेशियो में चलती रहनी चाहिए। ठीक है, चीजें कम हैं लेकिन अच्छी हैं, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, द्विपद प्रमेय की शुरुआत मैं वहां से कर रहा हूं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यानी कि फैक्टोरियल नोटेशन। आपको याद होगा क्रमचय संचय में मैंने फैक्टोरियल के बारे में आपको लगभग हर चीज बता दी थी। ठीक है, तो फैक्टोरियल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन भी हो जाएगा फैक्टोरियल का, और फिर हम धीरे धीरे बाइनोमियल थ्योरम की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल से। ठीक है, तो फैक्टोरियल नोटेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फैक्टोरियल क्या होता है दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप पहले n प्राकृत संख्याओं का सतत गुणन कर दें तो उसको हम n फैक्टोरियल से या फैक्टोरियल n से डिनोट कर सकते हैं। एक ही बात है, मुझे वो ज्यादा पसंद है। तो इसको हम लोग कहते हैं n फैक्टोरियल। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे 5 फैक्टोरियल को लिखना है तो वो हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बिल्कुल सही बात है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 मल्टीप्लाई करोगे तो। इसका मतलब है अगर मेरे को 3 फैक्टोरियल दे रखा है तो वो हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। सही बात है। अच्छा, इसी के अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा आपने, तो क्या मैं 5 को अगर अलग कर दूं तो क्या ये वाली चीज 4 फैक्टोरियल लिखी जा सकती है? सही बात है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल को हम 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। बोलो भाई, इसका मतलब है मैं थोड़ा सा और इसको तोड़ सकता हूं। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब अब मैं अगर इसको अलग कर दूं, 5 इंटू 4 को अलग कर दिया तो ये बचा हुआ कितना है, 3 फैक्टोरियल। सही बात है। इसका मतलब अपन यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज निकाल सकते हैं कि n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, या आप लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। और इसी तरीके से आप इसको जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसको तोड़ सकते हो। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये मैं आपको वहीं पर बता चुका हूं क्रमचय संचय पे। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मुझे 3 फैक्टोरियल को, या जस्ट यूं लिख दो आपकी, हाँ आपको 3 को फैक्टोरियल में चेंज करना है, मान लो 3 को आपको फैक्टोरियल में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 इंटू 1 नीचे डिवाइड कर दोगे, तो ऊपर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से आपने 3 को फैक्टोरियल की नोटेशन में लिख दिया। ये सब छोटी छोटी सी बातें। दूसरी बात यह है कि अगर 4 फैक्टोरियल है, इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं तो ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 हो जाएगा। इसमें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये नॉर्मल सी बातें चल रही हैं फैक्टोरियल से रिलेटेड। अब हम आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पर जो भी हमने क्रमचय संचय में डील कर रखी है, वो है एनसीआर। क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में एनसीआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, एनसीआर के क्वेश्चंस आप देखोगे हर जगह, तो एनसीआर को एक बार फिर से डील करते हैं। ठीक है, और उसके यूजेज को देखते हैं अपन कि इस चैप्टर में कैसे यूज होगा, फिर हम धीरे धीरे बाइनोमियल थ्योरम की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट चीज है एनसीआर। ठीक है, एनसीआर पर अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। बहुत ध्यान से देखो, चैप्टर की स्टार्टिंग एकदम अलग तरीके से कर रहा हूं मैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि सीधे बाइनोमियल थ्योरम से स्टार्ट कर दिया। पहले मैं चीजों को जमा रहा हूं ताकि जब यूज करूंगा तो फटाफट आपके दिमाग में क्लिक करेगी चीजें
कि हाँ मैंने यहां बताया था, मैंने वहां बताया था। ध्यान से देखते जाओ, बस मजा आने वाला है। एनसीआर, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। क्या हम सभी लोग इस बात को जानते हैं? बिल्कुल सही बात है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि r जो होता है वो हमेशा n से छोटा या बराबर होता है, और r हमेशा संपूर्ण संख्या होता है। यह हमेशा अपने को याद रखना है, ठीक है। 0 से लेकर के वो स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 और n तक जाता है मैक्स टू मैक्स। तो ये हो गई बात एनसीआर की। अब जैसे कि हमें 7C3 सॉल्व करना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। 3 लिखा हुआ है ना, तो 3 नंबर पीछे जाओ और फिर 3 से 3 नंबर पीछे जाओ 1 तक। 3 फैक्टोरियल कह सकते हो आप, है ना, नीचे वाले का फैक्टोरियल लिखा जाता है, यूं मान लो आप, और इसको सॉल्व कर लो तो ये आपका 35 आंसर आ गया। ठीक है, आसान तरीका है, फॉर्मूला लगाए बिना भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, एक और करके देखो। मान लो 5C2 दिया हुआ है, तो ऊपर ये 2 लिखा हुआ है तो 5 इंटू 4, ऊपर 2 नंबर्स तक जाना है, और नीचे 2 इंटू 1, तो ये आपका 10 आंसर आ गया। फॉर्मूला लगाओगे तो भी वही आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहां हो जाएगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी कि ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, यहां हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 120 अपॉन 12 दैट इज 10। तो आइए कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, गुणधर्म देख लेते हैं। गुणधर्म, सबसे पहले NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना बहुत आसान है, सिर्फ रिप्लेसमेंट है। देखिए मैं आपको बताता हूं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि NCR को हम लोग लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। सही बात है। अब आप क्या करो, इस R की जगह पर क्या रख दो, n माइनस R रख दो। तो अगर मैं R की जगह पर n माइनस R रख दूं तो क्या परिवर्तन आएगा, आइए देखते हैं। R की जगह पर मैंने रख दिया n माइनस R, और इधर R की जगह पर मैंने रख दिया n माइनस R, तो चिन्ह बदल जाएगा, n से n उड़ जाएगा, और देखिए जादू क्या हो गया कि ये तो चीज वही बन गई जहां से हम स्टार्ट किए थे, n माइनस R फैक्टोरियल R फैक्टोरियल, ये और ये सेम है। इसका मतलब NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। हमेशा इस बात को अपने को ध्यान रखना है, बहुत काम आने वाली। जो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कि अगर NCX बराबर NCY लिखा हुआ हो तो दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो x बराबर y रहा होगा, या x और y का योग n के बराबर रहा होगा। ये दो रिजल्ट होते हैं इस प्रॉपर्टी के। इन दो सिचुएशंस में ही NCX NCY के बराबर होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 12C3 और मैंने इसको बराबर लिख दिया किसके, 12C9 के। ठीक है, कैसे मैंने बराबर लिख दिया, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। देखो आप, 9 प्लस 3, ये x है, ये y है। x प्लस y जब मैं करूंगा तो क्या वो 12 के बराबर यानी n के बराबर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 3 प्लस 9। बोलो भाई, तो इसका मतलब 12C3 बराबर 12C9 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। अच्छा, आप अपने पहली वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, NCR बराबर NCN माइनस R। आपने सोचा ही नहीं कि अगर मैं इसको 12C यानी कि NCN माइनस R लिख दूं तो वो यही बन जाएगा 12C9, और यही काम मैं इधर से इधर भी कर सकता हूं। तो ये तो अल्टीमेटली बराबर होने ही थे। तो मतलब एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि दोनों प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं काम कर रही हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैंने ये लिख दिया कि 12C3 बराबर 12C3, ये तो होना ही है क्योंकि x और y बराबर हो गए। तो इसका मतलब दो सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है, या तो x और y बिल्कुल बराबर ही हो जाए, या फिर x और y का योग n के बराबर हो जाए। क्या बात समझ में आ रही है? इसके बाद थर्ड नंबर पर आते हैं। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी ये कहती है कि NCR को आप लिख सकते हो n बाय R n माइनस 1 CR माइनस 1, और आगे लिख सकते हो n बाय R n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 इंटू n माइनस 2 CR माइनस
2, और इसी तरीके से ये चलता चला जा सकता है। कैसे हो रहा है ये ध्यान से देखिएगा। मेरे पास NCR है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, सभी जानते हैं। फिर मैंने क्या किया, ऊपर n फैक्टोरियल को लिख दिया n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे r फैक्टोरियल को लिख दिया r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, और बगल में जो था वो n माइनस r फैक्टोरियल मैंने लिख दिया। अभी n अपॉन r को मैंने बाहर निकाल लिया, n अपॉन r को मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, इनटू में क्या आया n माइनस r फैक्टोरियल। क्या बात समझ में आ रही है? फिर हो गया ये n अपॉन r। अब ध्यान से देखो, नजरें बदलोगे तो नजारे बदलेंगे। n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, नजरें बदली। n माइनस r को कैसे लिख सकते हैं, n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 से 1 तो फिर कट जाएगा और बच जाएगा आपके पास n माइनस r ही। अब ऐसा करने के पीछे लालच क्या था? लालच ये था कि अगर मैं n माइनस 1 को कैपिटल n मान लूं, r माइनस 1 को कैपिटल r मान लूं, तो ये लिखा हुआ है n और ये लिखा हुआ है r। इन अदर वर्ड्स अगर आप नजरें पलट करके देखोगे तो n अपॉन r के बगल में लिखा हुआ है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इसका मतलब n अपॉन r NCR। कैपिटल N किसको माना था? n माइनस 1 को। कैपिटल R किसको माना था? r माइनस 1 को। तो ये रही आपकी प्रॉपर्टी। इसी तरीके से अब आप n माइनस 1 CR माइनस 1 को लेकर के सेम प्रोसेस के साथ n माइनस 2 CR माइनस 2 तक पहुंच सकते हो, तो ये प्रॉपर्टी चलती चली जाएगी। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सारी ही प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं लिखवा रहा हूं, सबकी सब चैप्टर्स में काम आने वाली है। इसके बाद आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर। फोर्थ प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट। NCR प्लस NCR माइनस 1 अगर हो तो आप इसको लिख सकते हो n प्लस 1 CR। ठीक है, मतलब ऊपर तो सेम हो लेकिन नीचे एक का डिफरेंस हो, तो ऊपर में एक बढ़ा करके और नीचे जो बड़ा हो उसको लेकर के लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो पहले, फिर अपन आगे बढ़ेंगे इसके प्रूफ की तरफ। जैसे मान लो 7C3 प्लस 7C2 दिया हुआ है, NCR प्लस NCR माइनस 1। सही बात है, इस 2 को आप 3 माइनस 1 की तरह देखिए, तो ऊपर में एक बढ़ा दो और नीचे जो बड़ा है वो ले लो। 2 और 3 में से कौन बड़ा है? 3 बड़ा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8C3। सॉल्व करके देखोगे तो सेम रिजल्ट आने वाला है LHS और RHS में। क्या बात समझ में आ रही? अब अपन इसके प्रूफ पर आते हैं। देखिए बहुत आसान है, LHS को लेकर मैं चल रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। NCR को मैंने लिख दिया n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, प्लस NCR माइनस 1 को मैंने लिख दिया n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या करा, मैं चाहता हूं कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए, तो अगले स्टेप पर आइए। n फैक्टोरियल को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, r फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, जस्ट बिकॉज कि यहां पर r माइनस 1 फैक्टोरियल था। इसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, n माइनस r फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दिया, प्लस इधर आ जाइए n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल को छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन n माइनस r प्लस 1 को मैंने बाहर निकाल के एक कम करके यूजिंग प्रॉपर्टी फैक्टोरियल लगा दिया। अब इनमें से कुछ कुछ चीजें कॉमन आ रही हैं। वो कुछ कुछ चीजें क्या हैं? वो है n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। अंदर क्या बचा? 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1। ठीक है, जब मैं एलसीएम ले लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन, वो तो बाहर तो एज इट इज रहेगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और अंदर आ जाएगा दोस्तों मेरे पास n प्लस 1 अपॉन r इंटू n माइनस r प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है? देखो n प्लस 1 को मैं n फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये n प्लस 1 फैक्टोरियल ही बन जाएगा। मैंने आपको बताया था ना 4 फैक्टोरियल में अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 5 फैक्टोरियल बन जाता है। तो अगर n फैक्टोरियल में मैं n प्लस 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो वो n प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा, तो ये n प्लस 1 फैक्टोरियल मैंने बना दिया। इसी प्रकार से r को अगर मैं r माइनस 1 फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई करूंगा तो वो r फैक्टोरियल बन जाएगा। इसी प्रकार से n माइनस r प्लस 1 को अगर मैं n माइनस r फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा।
अब सिर्फ नजरें पलट कर देखने वाली बात है। n+1 को मैंने कैपिटल N लिख दिया, r को r ही रहना दो, तो ये हो जाएगा n-r फैक्टोरियल, क्योंकि n+1 को मैंने अलग ले लिया। तो अब ये फॉर्मूला हो जाएगा NCR का, और n कौन था दोस्तों? n था n+1 CR। दिस इज योर रिजल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा द्विपद व्यंजक, इंग्लिश में बोलते हैं बायनोमियल एक्सप्रेशन। बायनोमियल थ्योरम पढ़ने के लिए बायनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। द्विपद व्यंजक क्या होता है? देखिए, कोई भी बीज गणितीय पद आप ले लो, कोई भी बीज गणितीय पद अपन ने ले लिया जिसमें दो भिन्न पद हों, जिसमें दो भिन्न पद हों, उसे अपन क्या कहते हैं? द्विपद व्यंजक कहते हैं। जैसे कि x + y ले लिया, x और y दो भिन्न पद हैं और एक एल्जेब्रिक टर्म को बना रहे हैं, एल्जेब्रिक पद को बना रहे हैं, बीजगणितीय पद को बना रहे हैं। या फिर x² + z⁵ ले लो, ये भी दो डिफरेंट पद हैं। तो ये दोनों तो हो गए आपके द्विपद व्यंजक। लेकिन अगर मैं x + 3x कर दूं तो इसको आप द्विपद कहने की गलती मत करना, क्योंकि x + 3x तो मिलकर के 4x बन गए, ठीक है। ये बन जाती है एक ही टर्म, ये द्विपद नहीं है, ठीक है। ये एक पद है, मोनोमियल कहते हैं इसको, इसको एक पद कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल, मोनो मतलब एक और बाई का मतलब होता है दो, तो बाइनोमियल यानी कि दो पद वाली। फिर अगर मैं ऐसे लिख दूं x² + y³ + z⁴, ये हो जाएगा ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपद। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये हो जाएगा आपका त्रिपद। तो ये बात समझ में आई आपको कि बीजगणितीय पद जिसमें दो भिन्न पद हों उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विपद व्यंजक कहते हैं। अब हम बात करेंगे पास्कल्स ट्रायंगल की, ठीक है। पास्कल्स ट्रायंगल हिंदी में आप लिख सकते हो पास्कल का त्रिभुज। देखिए, पास्कल ने क्या किया? पास्कल ने एक ऑब्जर्वेशन की थी जिसको फिर बाद में फॉर्मूले का शेप दिया गया, जिसको हम लोग बायनोमियल थ्योरम कहते हैं। उस पर अभी हम बाद में आएंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि पास्कल्स ट्रायंगल क्या है, पास्कल ने क्या सोचा, किस तरीके से चीजों को ऑब्जर्व किया। ये पूरा प्रोसेस अपन एक बार देख लेते हैं, तो अपन को बहुत मजा आने वाला है। देखो, पास्कल ने x + y⁵ को लिया और इसकी वैल्यू तो 1 होती है, वो जानते थे, किसी की भी पावर 0 1 होगी। फिर उसने x + y⁴ लिया, इसको x + y ही लिखा जाएगा, ये भी पता है। फिर x + y² लिया, तो ये हो गया x² + 2xy + y²। फिर उसने x + y³ लिया, तो हो गया x³ + 3x² + 3xy² + y³। तो पास्कल ने क्या किया? पास्कल ने गुणांकों का एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। हजारों बच्चे हमारे वीडियोस देख रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं आप उन पर क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी उस लिंक पर क्लिक करके प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। गुणांकों का ट्रायंगल, जैसे यहां पर 1 है, 1 को तो एज इट इज लिख दिया। यहां पर x का गुणांक 1 है तो 1 लिख दिया। यहां पर y का गुणांक 1 है, यहां पर 1 लिख दिया। फिर यहां पर x² का गुणांक 1 है तो 1 लिख दिया। xy का गुणांक 2 है, यहां 2 लिख दिया। और फिर y² का गुणांक 1 लिख दिया। इस तरीके से वो गुणांकों को सेट करता गया तो एक त्रिभुज बना उसके पास। उस त्रिभुज को उसने पास्कल्स ट्रायंगल नाम दिया। आगे बढ़ते हैं, इस वाले का लिखते हैं 1 है ना, फिर आया 3, फिर आया 3 और फिर आया 1। उसने एक और चीज ऑब्जर्व करी कि कॉर्नर्स पर तो हमेशा 1 ही रहने वाला है, ठीक है, और कॉर्नर्स पर 1 रहने वाला है। लेकिन एक पैटर्न क्या है कि जो बीच वाला है ये ऊपर के दो का योग है। 1 + 1 करोगे तो 2 आएगा, इधर 2 + 1 करोगे तो 3 आएगा, इधर 2 + 1 करोगे तो 3 आएगा। जब ये उसने पैटर्न पढ़ा तो काफी हद तक x + y⁴ के लिए वो तैयार हो चुका था। क्या होगा x + y⁴ में? देखिए अभी हम फॉर्मूला बना रहे हैं इसका। अच्छा, इसके अलावा उसने एक चीज और गौर करी, वो भी सुनने वाली बात है।
कि जब हम x प्लस वाई को किसी घात के लिए ओपन कर रहे हैं, x प्लस वाई को किसी घात के लिए ओपन कर रहे हैं, याद रखना एक बात मैं अभी से बता रहा हूं, x प्लस वाई एक द्विपद व्यंजक है, उसके ऊपर आपने कोई पूर्णांकीय घात लगाई है, सही बात है, पॉजिटिव घात। तो x प्लस वाई के ऊपर कोई पूर्णांकीय पॉजिटिव घात लगाई है, तो उसमें एक पैटर्न ये है कि सबसे पहले x की घात आती है, वही वाली जो x प्लस वाई पर लगी हुई है, उसके बाद x की एक घात कम होती है, y की एक घात बढ़ जाती है। देखा आपने, यहां पर अगर आप गौर करें तो एक्स स्क्वायर के बगल में y की पावर 0 को ऑब्जर्व करो, y स्क्वायर के बगल में x की पावर 0 को ऑब्जर्व करो। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, शुरुआत एक्स स्क्वायर से होगी, उस समय y अपने निम्नतम वैल्यू पर रहेगा, निम्नतम घात पर रहेगा, फिर x की एक घात कम होती है, y की एक घात बढ़ती है, फिर x की एक घात और कम होती है, भाई 2 से 1 पर आया, 1 से 0 पर आया, और y 0 से 1 पर आया, 1 से 2 पर आया, बढ़ती चली जाती। यही काम उसने नीचे अगले फॉर्मूले में भी देखा, यहां पर x प्लस वाई की घात 3 थी तो x क्यूब से स्टार्ट हुआ, फिर x की एक घात कम हुई, y की एक घात बढ़ गई, x की एक और घात कम हुई, y की एक और घात बढ़ गई, और अंत में आते आते y अपनी मैक्सिमम पावर पर, मैक्सिमम घात पर आ जाता है। इस चीज को भी उसने ऑब्जर्व किया और कोफिशिएंट्स का पैटर्न वो देख ही चुका था। तो अब जब उससे पूछा गया कि x प्लस वाई की पावर 4 को बताओ, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, उसने कहा कॉर्नर पर तो गुणांक 1 1 ही आने वाले हैं भाई, कॉर्नर पर तो गुणांक 1 1 ही आने वाले हैं, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो ये वाला गुणांक आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये वाला गुणांक आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये वाला गुणांक आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर 4 आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर 6 आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर 4 आएगा। तो अब जब उसके पास गुणांक आ चुके थे और घातों के पैटर्न को वो पहले ही रीड कर चुका था, तो उसके लिए x प्लस वाई की पावर 4 लिखना बच्चों का खेल है। सबसे पहले स्टार्ट करेगा वो x की पावर 4 से, गुणांक 1 मिल गया, फिर गुणांक 4 है तो 4 को लगाएगा, x की एक घात कम करेगा, y की एक घात बढ़ा देगा, फिर 6 है तो 6 पर आएगा, x की एक और घात कम कर देगा, y की एक और घात बढ़ा देगा, सही बात है, फिर 4 पर आएगा, x की एक और घात कम की, y की एक और बढ़ा दी, और अंत में y की पावर 4। ये बन गया आपका x प्लस वाई की पावर 4 का फॉर्मूला। तो इस तरीके से वो फॉर्मूला बनाता गया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि पास्कल ने ये सोचा कि यार अगर मुझे x प्लस वाई की पावर 100 निकालना हुआ तो क्या मैं ट्रायंगल बनाता चला जाऊंगा, ऐसे कितनी बार ट्रायंगल में बनाता चला जाऊंगा, बात समझ में आ रही है आपको। तो उसने कहा कि इसका एक फॉर्मूला तो होना चाहिए, एक पैटर्न तो होना चाहिए। तो वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था दोस्तों NCR का, जो है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। एक बात तो तय थी, आप ध्यान से सुनिएगा, कि जब आपने घात को 0 लिया, ठीक है, जब आपने घात को 0 लिया तो टर्म कितनी आई 1, जब आपने घात को 1 लिया तो टर्म यानी पद कितना है 2, जब आपने घात को 2 लिया तो टर्म कितनी आई 3, जब आपने घात को 3 लिया तो 4, 4 लिया तो 5। इसका मतलब n लेने पर n प्लस 1 ही आएगा। बात समझ में आ रही है, n लेने पर अगर मैं x प्लस वाई की घात को n ले लेता हूं तो इसका मतलब मेरे पास है n प्लस 1 पद आएंगे। ये तो बात कंफर्म पता लग चुकी थी, ठीक है, x प्लस वाई की घात n में n प्लस 1 पद आने वाले हैं। क्या बात समझ में आ रही है। तो पास्कल ने क्या किया कि उसने सोचा कि यार बड़ी घातों के लिए मैं ट्रायंगल तो नहीं बनाऊंगा, मुझे कुछ पैटर्न चाहिए। वो पैटर्न क्या था, आप ध्यान से सुनेगा। अब यहां से बायनोमियल थ्योरम तक पहुंचे हैं लोग, ठीक है, एनसीआर जैसी मार्केट में आया। देखो पास्कल ने क्या कहा कि भाई एनसीआर जो है इसमें n को तो अपन यही रखेंगे जो x प्लस वाई की घात है, और ये r जो है ये क्या डिनोट करेगा, ये पदों को डिनोट करेगा। अब ध्यान से देखिएगा कैसे, जैसे x प्लस वाई की पावर 4 उसने लिया, x प्लस वाई की पावर 4 को उसने लिया, तो ये जो था 1, ये दरअसल क्या था, ये 4c 0 की तरह काम करेगा, ये 4 किसकी तरह काम करेगा, 4c 1 की तरह, ये 6 4c 2 की तरह, ये 4c 3 की तरह, और ये 4c 4 की तरह। मैक्सिमम 4 तक जा सकते थे आप, क्योंकि मैंने आपको बताया r तो मैक्सिमम n के बराबर ही हो सकता है। 0 वाली टर्म क्यों आई, उसका रीजन ये था कि जब x प्लस वाई की पावर n लेते हो तो n प्लस 1 पद आते हैं। वो प्लस 1 कहां से आता है, वो 0 के लिए आता है, तो 0 से स्टार्ट करना है हमेशा। क्या बात समझ में आ गई आपको। तो जब आपने घात को 4 लिया तो आप 4c 0 इस्तेमाल करोगे, n लोगे तो nc 0 इस्तेमाल करोगे। क्या बात समझ में आ गई आपको। अब उसने देखा कि क्या अब मैं
फॉर्मूले को एक बार फिर से लिखकर देखूं तो वो कैसे लिखेगा, देखो ध्यान से देखो, x प्लस वाई की पावर 4 को अब उसने कैसे लिखा, फॉर्मूला तो उसके पास था, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब y प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यूब प्लस y की पावर 4, ये फॉर्मूला वो लिख चुका था, लेकिन अब उसे पता पड़ चुका है कि x की पावर 4 के बगल में 4c 0 आएगा, तो x की पावर 4 प्लस 4c1 x क्यूब y प्लस 4c2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4c3 x वाई क्यूब प्लस 4c4 y की पावर 4। क्लियर है? तो इस तरीके से उसने चीजों को ऑब्जर्व किया। अब इससे फायदा क्या हुआ, उसको एक पैटर्न मिल गया कि क्या हो रहा है यहां पर। दरअसल अब ध्यान से देखिएगा, दरअसल यहां पर यह हो रहा है कि 4c0 जब मैंने लिखा तो x की पावर 4 था और y की पावर को 0 मान लो, प्लस 4c1 जब था तो क्या करा, 3 हुआ ना ये, इसका मतलब 4 में से एक पावर कम हो गई और y के ऊपर एक पावर चढ़ गई। सही बात है, देखते जाना पैटर्न। फिर 4c2 हुआ तो x के ऊपर क्या हुआ, 4 में से 2 पावर कम हो गई और y में 2 पावर बढ़ गई। इसी प्रकार से अगले में 4c3 था तो 4 में से 3 पावर कम हो गई और y के लिए 3 पावर बढ़ गई। और लास्ट में 4c4 था तो 4 में से 4 पावर कम हो गई और y पर 4 पावर चढ़ गई, तो x की पावर 0 जो होगा वो तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से उसने लिखा। अब उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा, तो फिर उसने क्या करा, एक पैटर्न बना दिया। यहां पर 4c0 था तो x की पावर 4 को आप 4 माइनस 0 करके देखो, 4 को आप 4 माइनस 0 करके देखो तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। 4c0 x की पावर 4 माइनस 0 y की पावर 0 प्लस 4c1 x की पावर 4 माइनस 1 y की पावर 1, इसी तरीके से चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसको जब उसने x प्लस वाई की पावर n के लिए लिखा तो वो बन गई बायनोमियल थ्योरम। क्या बन गई बायनोमियल थ्योरम, x प्लस वाई की पावर n को एक सीरीज के, एक श्रेणी के रूप में एक्सपेंड करना, प्रसार करना, उसी को हम लोग बायनोमियल थ्योरम कहते हैं। तो अब हम लोग द्विपद प्रमेय को स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हैं। अभी अभी हमने बताया किसी भी द्विपद व्यंजक, किसी भी द्विपद व्यंजक जिसकी धनात्मक पूर्णांकीय घात हो को एक श्रेणी के रूप में प्रसारित करना द्विपद प्रमेय कहलाता है। द्विपद प्रमेय कहलाता है, जो कि आपको यहां से साफ समझ में आया। x प्लस वाई को किसी पूर्णांकीय घात 4 के लिए हमने श्रेणीबद्ध कर दिया। ठीक है, अब इसको हम n के लिए जब लेकर जाएंगे तो वो बन जाएगी बायनोमियल थ्योरम, जनरल तरीका बन जाएगा वो। तो कैसे लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि x प्लस वाई की पावर n अगर आपके पास हो तो आप nc0 से स्टार्ट करेंगे, x की पावर n माइनस 0 होगी, y की पावर 0 होगी। बिल्कुल ऐसे ही देखो, 4c0 x की पावर 4 माइनस 0 y की पावर 0, फिर nc1 पर आएंगे प्लस फिर आएगा nc1, फिर x के ऊपर n में से एक घात कम कर दो, y पर एक घात चढ़ा दो, फिर nc2 x के ऊपर n में से एक घात 2 घात कम कर दो, 2 घात चढ़ा दो y पर। ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, ncn तक जाएगा, x के ऊपर n में से n घात गई और y की पावर n हो गया। इसको बायनोमियल थ्योरम कहा जाता है। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, यहां पर एक चीज और देखो, क्या आपको पता ही था कि x प्लस वाई की पावर 4 को जब हमने लिखा था 4c0 x की पावर 4 प्लस 4c1, सॉरी ऐसे नहीं, x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब y प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यूब प्लस y की पावर 4। तो मैंने जब ये कहा था कि 4c0 को हम 1 लिखेंगे तो 4c0 1 होता है, आपको पता ही है, 4c1 4 होता है, आपको पता ही है, 4c3 जो है वो 4c1 के बराबर होगा। देखो 4c1 बराबर 4c4 माइनस 1 दैट इज 4c3, तो वो 4 के बराबर ही आएगा।
ये भी 4 आ गया। 4c4 NCN आपको पता ही है 1 के बराबर होता है। 4c2 मतलब कैलकुलेट करोगे तो वैल्यूज वो निकल के आएंगे, मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो मतलब कैसे बनाया होगा ये सोचो आप, NCR को किस तरीके से पहुंचे होंगे वो लोग, आई डोंट नो, लेकिन जो भी है बहुत खूबसूरती से इन्होंने चीजें सेट की थी और बिल्कुल बैठ रही हूं परफेक्ट। और फॉर्मूला बनने के बाद एक पैटर्न बन गया, उस पैटर्न को हमने इस तरीके से लिखा जिसकी मदद से अब आप किसी भी घात पर एक द्विपद व्यंजक को श्रेणीबद्ध कर सकते हो। बहुत ही जबरदस्त चीज है, ठीक है। ये सीरीज पढ़ने के बाद या ये प्रसार पढ़ने के बाद एक और चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे एपी में हम लोग या जीपी में हम लोग एक पद लिखते थे व्यापक पद, ऐसे इसमें भी लिखा जा सकता है। तो आप देख सकते हो x प्लस वाई की पावर n को जब मैंने एक्सपेंड किया तो NC0 n माइनस 0 y 0 आया, फिर NC1 आया, फिर NC2 आया। तो इसी तरीके से एक पद आएगा NCR। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात है, जब आप NC0 लिख रहे थे तो वो टर्म नंबर 1 था, जब आप NC1 लिख रहे थे तो वो टर्म नंबर 2 था, जब आप NC2 लिख रहे थे तो वो टर्म नंबर 3 था। तो जब आप NCR लिखोगे तो क्या वो टर्म नंबर R+1 नहीं होगा? बिल्कुल वो टर्म नंबर R+1 होगा। तो NCR फिर x की पावर में से R घटाया और y के ऊपर R चढ़ाया, ये आपका व्यापक पद हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं व्यापक पद। याद रखना, व्यापक पद के बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ढेरों क्वेश्चंस बनते हैं। 3-4 चीजें हैं बायनोमियल थ्योरम में, उनमें से एक व्यापक पद है और बाकी मैं धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर दूंगा। जैसे मान लो अब किसी ने मुझसे पूछा कि भाई आप मुझे T5 निकाल कर दो, तो R+1 को 5 के बराबर रखूंगा मैं, R+1 को 5 के बराबर रखूंगा तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इसका मतलब T5 हो जाएगा NC4 x की पावर n माइनस 4 y की पावर 4। मान लो मुझसे x प्लस वाई की पावर n में पूछा गया है T5। क्लियर है? बन गई कि नहीं बन गई? NC4 x की पावर n माइनस 4 y की पावर 4। इस तरीके से आप जनरल टर्म के फॉर्मूले को याद रख के आगे किसी भी पद को निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, इस पूरी सीरीज को हम लोग सिग्मा की नोटेशन में लिख सकते हैं। कैसे? सिग्मा लगाया, r को 0 से लेकर n लिखा और यहां लिख दिया NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r। ये लो साहब, x प्लस वाई की पावर n के प्रसार को जब श्रेणीबद्ध किया तो उस श्रेणी को हमने सिग्मा के रूप में छोटे तरीके से लिख दिया, कॉम्पैक्ट रूप में लिख दिया, जो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं x प्लस वाई की पावर n के प्रसार के संबंध में। सबसे पहली बात जो हमने पढ़ी थी, देखी थी, सिंपल सी बात कि x प्लस वाई की पावर n के प्रसार में, x प्लस वाई की पावर n के प्रसार में कुल पद n+1 होते हैं। कुल पद कितने होते हैं? n+1 होते हैं, ठीक है। दूसरा अच्छा एक मिनट, इसको है ना अपन एक और तरीके से देख सकते हैं, अभी भी चमका दिमाग में। बैगर्स मेथड अपन ने पढ़ा है ना P&C में, बैगर्स मेथड, भिखारियों का तरीका। अगर हम उससे देखें तो x प्लस वाई की पावर n, ये सिक्के हैं और ये भिखारी हैं, तो फॉर्मूला क्या होता था? n प्लस पी माइनस 1 सी पी माइनस 1। तो भिखारी कितने हैं? 2, तो n प्लस 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा n+1 C1, इसका मतलब n+1, तो मतलब कुल पदों की संख्या n+1। वो इससे भी आ सकती है बैगर्स मेथड से। इसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल अगर हम देखें कि x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 8 में कुल पद आपको निकालने हैं, कुल पदों की संख्या अपने को निकालनी है। x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 8 में कुल पदों की संख्या। तो देखिए इसको हम सबसे पहले टेक्निक 1 से करते हैं। टेक्निक 1 में मैंने क्या किया भाई, मैं क्या करता हूं, अगर चीजें स्तर से ऊपर होती हैं तो अपने स्तर को अपन उठाने की बजाय क्वेश्चन के स्तर को गिरा देते हैं।
तो अपन वही करने वाले हैं। अपन ने क्या करा, x प्लस वाई को रख दिया t। क्या फायदा हो जाएगा t रखने से? अरे भाई चीजें अब त्रिपद से द्विपद में आ गई, तो ये हो जाएगा t प्लस जेड होल पावर 8। इसको खोलना तो अपने को आता है। ये कैसे खुलता है? 8c0, t के ऊपर 8, z के ऊपर 0, 8c1, t के ऊपर 7, z के ऊपर 1। एक एक पावर घटाते जाओ, एक एक पावर बढ़ाते जाओ। पैटर्न बताया था मैंने। 8c2, t की पावर 6, z की पावर 2 प्लस सो ऑन। कहां तक चलेगा भाई साहब ये? 8c8, t की पावर 0, z की पावर 8। अच्छा, अब हम t को फिर से यहां पर स्थापित कर देते हैं। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में हज़ारों बच्चे रोज़ाना ये बोलते हैं कि सर ये वाला चैप्टर पढ़ाएं या वो वाला चैप्टर का वीडियो डालें। तो हम उन बच्चों से रिक्वेस्टफुल मैनर में ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और बेल आइकन को हिट करें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन वीडियोज़ की आप लोग डिमांड कर रहे हैं वो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाले हुए हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर जाएँ और वीडियोज़ देखें। तो आगे हम लिख सकते हैं 8c0, t की जगह आ जाएगा x प्लस वाई होल पावर 8 प्लस 8c1 x प्लस वाई होल पावर 7, बगल में z, प्लस 8c2 x प्लस वाई होल पावर 6 z स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल 8c8 z की पावर 8। अब जरा गौर से देखो, इसमें x प्लस वाई की पावर 8 है तो कुल पद कितने बनेंगे? 8 है तो कुल पद 9 बनेंगे। इसमें 8c1z तो एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x प्लस वाई की पावर 7 है तो कितने पद आएंगे यहाँ पर? 8। उनमें 8c1z मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, लेकिन पदों की संख्या तो 8 ही आएगी। उसके बाद 7, उसके बाद लास्ट में कितनी आई? 1। तो 1 से लेकर 9 तक के नंबर को आपको जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 9 प्लस 1/2 यानी कि 45। कुल पदों की संख्या कितनी आएगी? 45 आएगी। लेकिन इसको हम बहुत जल्दी निपटा सकते हैं इससे, बैगर्स मेथड से। सिर्फ आप कॉइन्स देखो, भिखारी देखो, फॉर्मूला लगाओ। अब आप देखो कॉइन्स कितने? 8। सिक्के कितने? 8। भिखारी कितने? 3। फॉर्मूला लगाओ n प्लस पी माइनस 1 सी पी माइनस 1 यानी कि 10c2 यानी कि 10 इंटू 9/2 इंटू 1 यानी कि आंसर आ गया 45। बहुत जल्दी आंसर आता है अगर आप बैगर्स मेथड यूज करते हो तो, इसीलिए तो मैंने आपको बताया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, x प्लस वाई की पावर n का प्रसार जब आप करते हो तो क्या लिखते हो? nc0 x की पावर n y की पावर 0। मैं जानबूझ के लिख रहा हूं y की पावर 0 सो दैट आपको ऑब्जर्व करने में, कनेक्ट करने में प्रॉब्लम ना आए। nc2 x n-2 y की पावर 2 प्लस ncn y की पावर n x की पावर 0। यही होता है। कमाल की बात यह है कि इसमें हर एक पद के अंदर x और y की घातों को जोड़ने पर n ही बनेगा। देख लो आप, इनको जोड़ोगे 2 से 2 कटेगा, n हो जाएगा। यहां पर n प्लस 0 n हो जाएगा। तो अगला पॉइंट यही है कि इसके प्रसार में हर एक पद में x तथा y की घातों का योग, x तथा y की घातों का योग बराबर n होता है। ठीक है, योग बराबर n होता है। यह है आपकी दूसरी पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट, x प्लस वाई की पावर n के प्रसार में आपने ये चीजें देखी, nc0, nc1, nc2, nc3, ncn। ये सब देखा कि नहीं देखा आपने? बिल्कुल देखा, ध्यान से देखिएगा। इनको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इनका नाम होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। क्या होता है? बाइनोमियल
कोफिशिएंट्स यानी कि द्विपद गुणांक, द्विपद गुणांक, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, द्विपद गुणांक कहते हैं इनको। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है वेरिएशन मतलब एनसीआर में बदलाव। अपन ये देखने वाले हैं कि x प्लस वाई की पावर n के प्रसार में एनसीआर किस तरीके से बदलता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से सुनना है, इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं और खास तौर पर जब वो इनइक्वालिटी के रूप में आते हैं तब बहुत से बच्चे तो आंसर ही नहीं निकाल पाते, इन स्पाइट ऑफ सॉल्विंग दैट, सॉल्व करने के बावजूद आंसर सही से नहीं बता पाते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, एनसीआर में बदलाव ध्यान दो। आपने x प्लस वाई की पावर 3 को देखा। इसमें क्या होता है, इसमें फॉर्मूला होगा 3c0 x क्यूब प्लस 3c1 x स्क्वायर y प्लस 3c2 x y स्क्वायर प्लस 3c3 y क्यूब। इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इस फॉर्मूले को फर्दर लिखूं 3c0 1 हो जाता है तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर प्लस y क्यूब। आपने देखा अगर मैं सिर्फ गुणांकों की बात करूं तो 1 था, फिर 3 था, फिर 3 था, फिर 1 था, मतलब पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसके बाद वापस से गिरना स्टार्ट होता है। ठीक है, और देखो अगर मैं x प्लस वाई की पावर 4 को लेकर के चलूं तो उसका भी आपको पता है क्या होता था गुणांक 1 4 6 4 1, मतलब पहले बड़ा फिर ऊंचाई पर जाकर के फिर से गिरना चालू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि x प्लस वाई की पावर n के प्रसार में एनसीआर पैराबोलिक बिहेवियर शो करता है। पैराबोलिक यानी परवलय, उठा फिर गिरा। ठीक है, तो इसको अपन बहुत तरीके से समझने वाले हैं अगले 5 से 10 मिनट में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब यह है कि x प्लस वाई की पावर n के प्रसार में एनसीआर पैराबोलिक बिहेवियर, पैराबोलिक बिहेवियर दर्शाता है। पैराबोलिक बिहेवियर का मतलब क्या हो गया, पैराबोलिक बिहेवियर का मतलब ये हो गया कि जैसे ये है। ठीक है, ध्यान से देखो, अब यहां पर सबसे पहले NC0 है, यहां पर NCN है, दोनों बराबर होते हैं 1 के बराबर, आपको पता है। फिर यहां NC1 आया, यहां NCN-1 आया, फिर यहां NC2 आया, यहां NCN-2 आया, फिर यहां NC3 आया, यहां NCN-3 आया। ऐसे करते करते ये बढ़ रहा है, सब बराबर है, NC3 NCN-3 के बराबर है। और यहां पर सबसे ऊंचाई पर NCR पर, R जो है वो मैं आपको बताता हूं अभी। R क्या होता है, R होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2, यानी n/2 का महत्तम पूर्णांक, n/2 का महत्तम पूर्णांक। महत्तम पूर्णांक आपको पता है अच्छे से क्या होता है, n/2 का महत्तम पूर्णांक, वहां पर NCR मैक्सिमम होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, R इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2 पर मैक्सिमम NCR मिलेगा जो यहां ऊंचाई पर बैठा है। इसको बोलते हैं पैराबोलिक बिहेवियर, यानी कि पहले उठ रहा है, ऊंचाई पर पहुंचा और फिर वापस से धड़ाम से गिर गया। अच्छा, NC0 से बड़ा NC1 होता है, NC1 से बड़ा NC2 होता है, NC2 से बड़ा NC3 होता है, सबसे बड़ा NCR होता है, उसके बाद गिरना चालू होता है। ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर और ये दोनों भी बराबर। इसका मतलब ये है, आप पैटर्न को देखो, 1 3 3 1 पैटर्न यहां पर सेम हो गए और फिर वापस गिर गए। 1 4 बड़ा, 4 से 6 बड़ा, 6 से 4 घटा, जो यहां है वो यहां है, जो यहां है वो यहां है।
वही तो पैटर्न चल रहा है, पैराबोलिक बिहेवियर। अब r इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर n अपॉन 2 को समझते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। अब आप गौर कीजिए, अगर n सम हुआ, अगर n सम हुआ, जैसे मान लो 4 हो गया, तो 4 अपॉन 2 तो 2 बनेगा, और 2 का महत्तम पूर्णांक तो 2 ही आता है, सही बात है। तो मतलब अगर n सम है तो वहां पर महत्तम पूर्णांक का रोल कुछ खास नहीं है। रोल कब आएगा? जब n विषम हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने 7 ले लिया, n बराबर अगर मैं 7 लेता हूं तो 7 अपॉन 2 3.5 बनता है, जिसका महत्तम पूर्णांक 3 आएगा, वहां पर महत्तम पूर्णांक का काम आ रहा है। तो यानी कि यहां पर मैं एक चीज और लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा सब। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लिख लेते हैं। NCR अधिकतम होगा, NCR अधिकतम होगा जब R बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर n अपॉन 2 हो, ठीक है। दूसरी बात, यदि n सम है तो NCR R बराबर n अपॉन 2 पर अधिकतम होगा, ठीक है भाई। और आगे बढ़ते हैं, यदि n विषम है, यदि n विषम है तो NCR R बराबर n माइनस 1 अपॉन 2 तथा n प्लस 1 अपॉन 2 पर अधिकतम होगा, ठीक है। अब ये चीजें समझते हैं अपन, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखिए, इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, एक बार x प्लस वाई की पावर 5 का प्रसार आपके सामने लिख देता हूं। तो 5c0 x की पावर 5 प्लस 5c1 x की पावर 4y प्लस 5c2 x क्यूब y स्क्वायर 5c3 x स्क्वायर y क्यूब 5c4 x y4 प्लस 5c5 y की पावर 5। ये प्रसार हो गया इसका, क्लियर है? आपको पता ही है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 1। पैराबोलिक बिहेवियर तो शो कर ही रहे हैं, हमें पता लगाना, हमें दिख रहा है कि 10 मैक्सिमम है NCR की वैल्यू। अब ये कैसे आएगी, देखो प्रोसेस से चलते हैं। हमने अभी अभी देखा कि सबसे पहले 5 को जब हमने देखा n बराबर 5, तो ये कैसा है बच्चों? ये है विषम। कैसा है? विषम। कैसा है? विषम। और जब विषम होगा तो टेक्निक 1 से हम चलते हैं। टेक्निक 1, R इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर n अपॉन 2 हम लोग निकालते हैं, यानी कि R इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 अपॉन 2 हम लोग निकालते हैं, विच इज 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो R बराबर हो जाएगा 2, महत्तम पूर्णांक इसका आ जाएगा 2। इसका मतलब R बराबर 2 पर आपके पास NCR की मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। तो इसका मतलब यह है कि 5c2 अधिकतम होगा। लेकिन क्या NCR बराबर NCN माइनस R होता है? बिल्कुल होता है। तो ये 5c5 माइनस 2 के बराबर भी तो होगा। तो इसलिए 5c2 की जो वैल्यू है वही क्या 5c3 की वैल्यू नहीं होगी। इसलिए यहां पर जो 10 आया है वो 5c3 पर भी मिलेगा आपको। क्लियर है? यह है n बराबर 5 विषम के लिए। अच्छा, अब इसी को टेक्निक 2 से करते हैं। अगर टेक्निक 2 से हम देखें तो हमें पता है कि R इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 2 तथा n प्लस 1 अपॉन 2 पर हमें NCR की मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। तो R बराबर n यानी कि 5 माइनस 1 अपॉन 2 यानी कि 2 आ गई। R बराबर n प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 3 आ गया। R बराबर 2 ये रहा, R बराबर 3 ये रहा। इन दोनों के लिए आपके पास NCR की वैल्यू मैक्सिमम मिलने वाली है। क्या ये दोनों बातें क्लियर हो गई आपको? ठीक है। और अगर मैं सम ले लेता, जैसे x प्लस वाई की पावर 4 ले लिया मैंने, तो उसमें क्या होगा वो देख लेते हैं। अगर मैं x प्लस वाई की पावर 4 ले लूं तो एक्सपेंशन ये होगा 4c, प्रसार इसका ये होगा 4c0 x की पावर 4
4c1 x क्यूब y, 4c2 x स्क्वायर y स्क्वायर, 4c3 x y क्यूब प्लस 4c4 y की पावर 4। क्या बात समझ में आ रही? अच्छा, इसकी वैल्यू आपको पता ही है क्या है? इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 1 है। आपको पता है 6 एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन n बराबर कितना था? 4। 4 का मतलब क्या था? सम। n बराबर 4 है और सम है, तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि अगर मुझे एनसीआर मैक्सिमम चाहिए, एनसीआर अधिकतम चाहिए, तो r इज इक्वल टू एन अपॉन 2 पर मुझे मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि n विषम है तो r बराबर 2 ही आ जाएगा, जो कि हमें दिख भी रहा है, r बराबर 2। दूसरा, r बराबर n अपॉन 2 सीधा ले लो भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर समी होगा तो 2 से वो कैंसिल हो जाएगा, एक इंटीजर बनेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोई लॉजिक ही नहीं है वहां पर, तो यहां से सीधा ही आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू पता लगा सकते हो। अब हमने अभी जो पॉइंट्स पढ़े हैं और जो फैक्टोरियल के ये एनसीआर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उस पर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं। उसके बाद हम वो जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें, उनको जारी रखेंगे, लेकिन सही टाइम पर सही क्वेश्चन करवाना बहुत जरूरी है, इसलिए क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। अब ध्यान से देखिएगा। इन दोनों क्वेश्चन को लेने के पीछे लालच यह है कि जो तीसरा क्वेश्चन है वो बहुत जबरदस्त है, और वो इन्हीं की मदद से, यानी कि इनके अंदर जो आपका थॉट प्रोसेस बनेगा उसको अपन वहां पर अप्लाई करेंगे, और फिर जो पैराबोलिक बिहेवियर हमने अभी भी पढ़ा है एनसीआर का, उस पर बेस्ड वो क्वेश्चन होगा, तो बहुत मजा आने वाला है। देखिए, ये है एक सीरीज फर्स्ट नंबर पे जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 जो होता है वो n प्लस 1 CR होता है। क्या ये हम जानते हैं? ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इसी का इस्तेमाल मैं करना चाहता हूं, क्योंकि सीरीज को मैं छोटा करता चला जाऊंगा इसके इस्तेमाल से, लेकिन इसका इस्तेमाल करूं कैसे? क्योंकि यहाँ n बराबर होना चाहिए, यहां पर तो r प्लस 1 के बाद r प्लस 2, r प्लस 2 के बाद r प्लस 3, ये तो चेंज होता चला जा रहा है, यहां पर r है, तो फिर कैसे लगाएंगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत साधारण सी बात है कि अभी मैं सीरीज को वापस से लिख रहा हूं, r सी आर प्लस r प्लस 1 CR प्लस r प्लस 2 CR प्लस NCR। सही है? RCR यानी NCN की वैल्यू 1 होती है। अभी n की जगह पर मैं अगर n प्लस 1 CN प्लस 1 करूं तो उसका भी वैल्यू 1 ही होगा। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं समझ में आ रही? देखो, NCN की वैल्यू 1 होती है। अरे अगर मैं n प्लस 1 CN प्लस 1 निकालूंगा, उसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। जब यहां पर और यहां पर सेम वैल्यू होती है, n और r की वैल्यू बराबर हो जाती है, तो आंसर 1 ही आता है। तो मैं यहां पर ये जो RCR लिखा हुआ है इसको लिख सकता हूं r प्लस 1 CR प्लस 1 प्लस r प्लस 1 CR प्लस r प्लस 2 CR प्लस NCR। इसको मैं फिर से इधर लिख लेता हूं ताकि मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं क्या है हमारे पास। r प्लस 1 CR प्लस 1 प्लस r प्लस 1 CR प्लस r प्लस 2 CR प्लस r प्लस 3 CR, ठीक है, प्लस डैश डैश NCR। अब ध्यान से देखना, इन दोनों को मिक्स किया, इसको n की तरह देखो, इसको n की तरह देखो, तो ऊपर एक जुड़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा, और नीचे बड़ा वाला लेना है, r प्लस 1 आ जाएगा। बोलो भाई, और n क्या था? r प्लस 1 था। n क्या था? r प्लस 1 था, तो यहां हो जाएगा r प्लस 1 प्लस 1, यानी कि r प्लस 2, r प्लस 2 CR प्लस 1, r प्लस 2 CR। फिर ये दोनों मर्ज हुए, तो ऊपर में एक बढ़ गया, नीचे में बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा वाला कौन है? r प्लस 1। फिर ये दोनों मर्ज हुए, तो क्या हुआ? ऊपर में एक बढ़ गया, नीचे बड़ा वाला, ठीक है। ऐसे करते करते जब हम जाएंगे तो इसके पहले हमें क्या मिलेगा? इसके पहले हमें मिलेगा NCR प्लस 1। तो जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ऊपर एक जुड़ जाएगा और नीचे बड़ा वाला, तो n प्लस 1 CR प्लस 1 इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है, जो बहुत खूबसूरती के साथ हमने इस
प्रॉपर्टी से सॉल्व किया है। बस इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आर सी आर को नजरें बदल के R+1 की तरह देखना था। अच्छा, अब इसमें तो हमारे पास बहुत बढ़िया चीज थी कि ऊपर R था, नीचे भी R था, लेकिन यहां पर ऊपर M है, नीचे R है। अब इसमें क्या करेंगे वो देखो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। यहां पर MCR है, ठीक है, अभी मैं कॉपी कर रहा हूं। फिर M+1CR है, फिर M+2CR है, फिर ये लास्ट में हो गया NCR। क्लियर है? तो अपन क्या करते हैं, अपने को पता है फॉर्मूला अगर अपन को लगाना है तो ऊपर तो अपन को सेम चीजें चाहिए और नीचे एक का डिफरेंस चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहां पर MCR+1 जबरदस्ती जोड़ दिया, और जोड़ा है तो मार्केट में घटाना भी पड़ेगा, ठीक है। अब जब ऐसा हुआ तो ध्यान से देखो, ये दोनों जुड़ करके क्या बन गए, M+1CR+1। ऊपर एक बढ़ेगा और नीचे बड़े वाले को लिया जाएगा। फिर ये दोनों लेंगे, ऊपर एक बढ़ेगा, नीचे बड़े वाले को लिया जाएगा। फिर ये दोनों, ऊपर एक बढ़ेगा, नीचे बड़े वाले को लिया जाएगा। इसी तरीके से चलता चला जाएगा। NCR से जस्ट पहले हमें क्या मिलेगा, NCR+1। तो इन दोनों को जब लेकर के चलेंगे तो हमें मिलेगा N+1CR+1 और माइनस MCR+1 एज इट इज। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी चीज क्या सॉल्व होकर के आ गई, N+1CR+1 माइनस MCR+1। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। पैराबोलिक बिहेवियर पर जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, ये एक इनइक्वालिटी है, ठीक है, एनसीआर की, और इस इनइक्वालिटी का आंसर वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने पैराबोलिक बिहेवियर बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, या उनको दिमाग में है। वरना वो इसको सॉल्व करके भी कहीं ना कहीं आंसर टिक करने में कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि टिक नहीं कर पाएंगे, लेकिन कंफ्यूज रहेंगे वो कहीं ना कहीं। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, और पैराबोलिक बिहेवियर का किस खूबसूरती के साथ अपन इस्तेमाल करेंगे वो देखना। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 18CR-2 के साथ शादी कराई, किसकी, 18CR-1 की। इसको तोड़ दिया हमने, प्लस 18CR-1 अलग हो गया और इसकी शादी करा देंगे 18CR से ग्रेटर देन 20C13। प्रॉपर्टी बहुत आसानी से हम लगाएंगे, इन दोनों में एक का डिफरेंस है और ऊपर 18 है, तो ऊपर एक बढ़ जाएगा, 19 हो जाएगा, या 18+1 करके देख लो, और नीचे जो बड़ा होगा वो ले लेंगे, R-1 बड़ा है। इधर भी सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ऊपर एक बढ़ जाएगा और नीचे वो लेंगे जो बड़ा होगा। ये ग्रेटर देन है 20C13 से, यहां हो जाएगा 19CR-1 प्लस 19CR जो ग्रेटर देन है 20C13। अब प्रॉपर्टी लग जाएगी NCR प्लस NCR-1, ऊपर एक बढ़ जाएगा तो 20CR हो गया, इज ग्रेटर देन 20C13। यानी अब आपको वो R चाहिए जिनके लिए 20CR 20C13 से बड़ा हो जाए। अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि ये पैराबोलिक बिहेवियर शो करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम शुरुआत कर रहे हैं कहां से, 20C0 से, जो कि बराबर होगा 20C20 के, फिर आएगा 20C1, फिर यहां पर आएगा 20C19, इसी तरीके से चलता चला जाएगा। फिर यहां पर आया 20C7, यहां पर आया 20C13, बढ़ते बढ़ते बीच में, क्योंकि n जो है बच्चों वो 20 है मतलब कि सम है, तो NCR की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी NCN/2। समझ में आता है, यानी कि 20C20/2 यानी 10, तो ये वैल्यू हो जाएगी 20C10, सबसे बड़ी वैल्यू यही होगी। क्लियर है? अच्छा, फिर देखिए, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि वो वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएँ। और आपके द्वारा दिए गए प्यार और स्नेह से मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड फील कर रही है और आपके लिए और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। ये समझ में आ गया आपको? इसको मैं हटा रहा हूं। अब देखिए, ये बढ़ते बढ़ते चलेगा, 20C8 हुआ तो ये 20C12 के बराबर होगा,
फिर 20C9 हुआ तो ये 20C11 के बराबर होगा। समझ में आया? आपको पता ही है कि 20C0 20C20 के बराबर होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। इसी तरीके से 20C7 20C13 के बराबर होगा। उसने आपसे बोला, आपको पता है पैराबोलिक बिहेवियर ये पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, मतलब कि यहां पर ये बढ़ते चले जाएंगे और फिर बड़े होकर के सबसे ऊंचाई पर पहुंच के फिर ये घटना चालू हो जाते हैं। तो 20C7 की जो वैल्यू है वही 20C13 की वैल्यू है। आपकी इनइक्वालिटी कह रही है कि 20CR ग्रेटर देन 20C13 होना चाहिए, मतलब आपको आर की वो वैल्यूज चाहिए जिनके लिए 20CR 20C13 से बड़ा है। तो 20C13 से बड़ा कौन कौन है? 20C8 है, 20C12 है क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर रहने वाली है, 20C9 है, 20C11 है क्योंकि इनकी वैल्यू बराबर होने वाली है, और 20C10 तो सबसे ही बड़ा है तो वो भी 20C13 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब आपके पास आर की कितनी वैल्यू संभव है? आर की जो वैल्यू संभव है वो है 8, 9, 10, 11 और 12। यानी कि आर के कितने मानों के लिए यह असमीका सही है? आर के 5 मानों के लिए यह असमीका एकदम सही है, जो कि पैराबोलिक बिहेवियर से बहुत आसानी से आपने निकाल लिया। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि गुणांक तथा द्विपद गुणांक, गुणांक तथा द्विपद गुणांक सदैव समान नहीं होते, सदैव समान नहीं होते। गुणांक और द्विपद गुणांक सदैव समान नहीं होते। क्या मतलब है इसका? देखो, अगर मैं x प्लस वाई होल पावर 2 को ओपन करता हूं तो ये हो जाएगा 2C0x स्क्वायर प्लस 2C1xy प्लस 2C2y स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं यहां पर द्विपद गुणांक की बात करूं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की बात करूं, तो ये 2C0, 2C1 और 2C2 है। ये बात अपने को पता है कि 2C0 1 के बराबर है, 2C1 2 के बराबर है और 2C2 1 के बराबर है। अगर मैं गुणांकों की बात करूं, अगर मैं गुणांकों की बात करूं तो वो कौन है? वो भी यही है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 2C0 है, एक्स वाई का 2C1 है और वाई स्क्वायर का 2C2। तो मतलब यहां पर ये दोनों सेम हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल ये वाला लेता, x प्लस 2y होल स्क्वायर, तब क्या होता? 2C0x स्क्वायर प्लस 2C1x इंटू 2y प्लस 2C2 2y होल स्क्वायर होता। इस सिचुएशन में अगर मुझसे कोई द्विपद गुणांक पूछ लेता तो उसका जवाब तो आज भी मेरे पास वही होता, 2C0, 2C1 और 2C2, जिनकी वैल्यूज मैंने ऑलरेडी यहां पर लिख रखी हैं। लेकिन अगर कोई मुझसे गुणांक के बारे में पूछ ले तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस 2 को भी शामिल करूं, क्योंकि चरों के बगल में जो भी अचर लिखा हुआ है वो गुणांक की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहां पर सिर्फ 2C1 नहीं है, यहां पर 2 भी है और अगले में 2 का स्क्वायर इंटू 2C2 है। तो अब गुणांक है ये और द्विपद गुणांक है ये, जो कि यहां पर डिफरेंट है, यहां पर ये डिफरेंट हो गए। तो इसका मतलब हमारा पॉइंट सही है कि गुणांक तथा द्विपद गुणांक सदैव समान नहीं रहते। फिफ्थ पॉइंट है कि NC0, NC1, NC2, NCN का योग बराबर 2 की पावर n। ठीक है। कैसे हुआ? देखो, हमें पता है कि x प्लस वाई होल पावर n का प्रसार क्या होगा। इसका प्रसार होगा NC0x की पावर n प्लस NC1x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस NC2x की पावर n माइनस 2y स्क्वायर प्लस सो ऑन
टिल एन सी एन वाई की पावर एन। ठीक है, अगर आपको गुणांकों का योग निकालना है, यानी कि आपको सिर्फ NC0 चाहिए, आपको सिर्फ NC1 चाहिए, आपको सिर्फ NC2 चाहिए, आपको सिर्फ NCN चाहिए, तो ये x और y को हटाना पड़ेगा। इनको हटाने के लिए आप क्या करो, x और y दोनों को ही 1 डाल दीजिए। जब आप इन दोनों को 1 डालोगे तो यहां 1 + 1 हो जाएगा 2 और उसकी पावर है n। यहां हो जाएगा NC0 + NC1 + NC2 + NC3 + so on till NCN। सो हमारा आंसर आने वाला है 2 की पावर n बराबर NC0 + NC1 + NC2 + till NCN। क्लियर है? इसके बाद आते हैं 6th पॉइंट पर। NC0 + NC2 + NC4 + NC6 + so on इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 होता है। मतलब कि सभी सम द्विपद गुणांकों का योग 2 की पावर n-1 होता है, विच इज इक्वल टू NC1 + NC3 + NC5 + NC7 + so on। इसका मतलब यह है कि सभी सम द्विपद गुणांकों का योग बराबर होता है सभी विषम द्विपद गुणांकों के योग के, और यह बराबर होता है 2 की पावर n-1 के। यह कैसे होता है इसको मैं प्रूव करता हूं। देखिए, x + y होल पावर n का जो प्रसार होता है वो है NC0 x की पावर n + NC1 x की पावर n-1 y + NC2 x n-2 y की पावर 2 + so on NCN y की पावर n। फिर मैं x - y की पावर n को प्रसार करता हूं, तो कुछ भी नहीं करना, बस y की जगह पर -y लगाते जाना है। तो NC0 x की पावर n - NC1 x की पावर n-1 y प्लस, यहां पर y का स्क्वायर है तो -y रखूंगा, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस ही आएगा। NC2 x n-2 y स्क्वायर माइनस सो ऑन टिल NCN - y होल पावर n। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, योग कर दीजिए। जब आप इनका योग करेंगे तो इस तरफ तो हो जाएगा x + y होल पावर n प्लस x - y होल पावर n इज इक्वल टू, यहां पर ये कटना चालू, NC1 से NC1 कटेगा, फिर NC3 से NC3 कटेगा, तो यहां पर बचेगा 2 टाइम्स NC0 xn प्लस NC2 xn-2 y स्क्वायर प्लस NC4 xn-4 y की पावर 4 प्लस सो ऑन। अब आपको क्योंकि NC0 चाहिए, आपको NC2 चाहिए, आपको NC4 चाहिए, तो आपको बाकी सब चीजें हटानी पड़ेंगी। सब चीजों को हटाने के लिए हम x को और y को 1 रख देते हैं। ध्यान दो, जब x को 1 और y को 1 रखूंगा तो ये 2 की पावर n बनेगा, और x को 1 और y को 1 रखूंगा तो ये 0 बनेगा, तो 2 की पावर n बचा एक्चुअली। और इस तरफ क्या आया, इस तरफ आएगा 2 टाइम्स NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस सो ऑन। इस 2 में नीचे भेजूंगा तो मेरे पास NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस सो ऑन, ये पूरा योग किसके बराबर आएगा, 2 की पावर n/2 के, यानी कि 2 की पावर n-1 के बराबर आएगा। समझ में आया? अब अगर हमें विषम का योग 2 की पावर n-1 प्रूव करना है तो हमें यहां पर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। इन सबको माइनस कर दीजिए, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, जब माइनस करोगे तो यहां बचेगा x + y होल पावर n माइनस x - y होल पावर n बराबर, इस बार ये कटेंगे, लेकिन ये NC1 NC3 ये तो जुड़ जाएंगे। देखो यहां प्लस है, यहां प्लस है, तो यहां जाएगा 2 टाइम्स NC1 x की पावर n - 1 y
प्लस nc3 x की पावर n-3 y3 प्लस सो ऑन। ठीक है, और अब अगर आपको सिर्फ और सिर्फ nc1 चाहिए, सिर्फ nc3 चाहिए, तो आपको बाकी सब चीजें हटानी पड़ेंगी। उन सब चीजों को हटाने के लिए आप x को 1 और y को भी 1 रख दीजिए। तो यहां पर 2 की पावर n-0 आएगा, यहां पर 2 टाइम्स ऑफ nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस सो ऑन आएगा। इसका मतलब nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 ये पूरा योग किसके बराबर है? 2 की पावर n/2 के बराबर है, मतलब कि 2 की पावर n-1। तो हमेशा याद रखेंगे कि सभी गुणांकों का, द्विपद गुणांकों का योग तो 2 की पावर n होता है, लेकिन विषम द्विपद गुणांकों और सम द्विपद गुणांकों का योग 2 की पावर n-1 होता है। किसके प्रसार में? x प्लस वाई होल पावर n के प्रसार में। 7th पॉइंट है कि आरंभ तथा अंत से समान दूरी के द्विपद गुणांक समान होते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो x प्लस वाई की पावर n मैंने लिया, इसको जब मैं एक्सपेंड कर रहा हूं तो nc0 xn प्लस nc1 xn-1y प्लस nc2 xn-2y2 प्लस सो ऑन टिल ncn-2 x स्क्वायर yn-2 प्लस ncn-1 x yn-1 प्लस ncn y की पावर। जानबूझ के मैंने ये लिखा है सो दैट अपन कंपेयर आसानी से कर सकें। अभी स्टार्टिंग से पहला गुणांक जो है वो nc0 है, और एंडिंग से जो पहला गुणांक है वो ncn है, और मैं ये कहता हूं कि nc0 बराबर ncn होगा, क्योंकि ncn को मैं ncn-0 लिख सकता हूं। तो यहां पर प्रॉपर्टी लग जाती है ncr बराबर ncn-r। उसी प्रॉपर्टी से ये सब बराबर आएंगे। शुरुआत से अगर मैं दूसरा गुणांक लूं और लास्ट से भी दूसरा गुणांक लूं तो ये भी बराबर है, क्योंकि यहां nc1 बराबर ncn-1 हो जाएगा। दिख रहा है आपको? इसी तरीके से सारे बराबर होंगे। तो आरंभ तथा अंत से समान दूरी के द्विपद गुणांक हमेशा समान होंगे x प्लस वाई की पावर n के प्रसार में। ठीक है, 8वां पॉइंट है कि x प्लस वाई की पावर n के प्रसार में, मान लो x प्लस वाई की पावर n के प्रसार में अंत से kth पद पूछा जाए, तो y प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में आरंभ से kth पद ज्ञात करो। अगर x प्लस वाई की पावर n के प्रसार में अंत से kth पद पूछा जाए तो y प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में आरंभ से kth पद को ज्ञात कर लीजिए। क्या मतलब है इसका? देखो एग्जांपल से समझ लो। मान लो x प्लस वाई की पावर 5 लिखा हुआ है आपके सामने। इसका प्रसार अगर हम करें तो आएगा 5c0 x की पावर 5 प्लस 5c1 x की पावर 4 इंटू वाई प्लस 5c2 x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5c3 x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब प्लस 5c4 x इंटू वाई 4 प्लस 5c5 इंटू वाई की पावर 5। क्लियर है? अब आप देख सकते हो, अगर मुझसे किसी ने पूछा कि इसके प्रसार में आप अंत से दूसरा पद निकालो, पद बोला जा रहा है, यहां पर ध्यान रहे, पद में पूरा आ जाएगा, अंत से दूसरा पद निकालो, तो आप इसको देख लो, आंसर ये है आपका 5c4 xy4। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अपने तरीके से जाता हूं। k की जगह अंत से सेकंड पद पूछा है इसने, तो अंत से सेकंड पद निकालना है, तो मैं y प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में आरंभ से kth पद निकाल दूंगा। तो मैंने क्या किया, y प्लस एक्स की पावर 5 को लिखा, और इसका दूसरा पद मेरे को लिखना है, तो 5c0 y की पावर 5 प्लस 5c1 y की पावर 4 इंटू एक्स प्लस सो ऑन। बस मुझे तो दूसरा पद मिल गया। मेरा आंसर ये होना चाहिए भाई, क्या ये और ये समान है? लिखकर देख लेते हैं।
5c4 xy4 में 5c4 को हम 5c1 नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल, क्योंकि NCR बराबर NCN-R होता है। तो ये वाला पद और ये वाला पद एकदम सेम है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो हमेशा ये वाली प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। कई बार पूछा जाएगा कि भाई अंत से पांचवा पद निकालो, तो आप क्या करो, x और y को स्वैप कर दो, अदला बदली कर दो और उसके बाद उसमें आरंभ से वही पद निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 9th पॉइंट है जिसमें अपन कुछ इंपॉर्टेंट प्रसार ले रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस, कुछ महत्वपूर्ण प्रसार, कुछ महत्वपूर्ण प्रसार। सबसे पहले आप देख लो, अगर मैं x प्लस वाई की पावर n का प्रसार लिखूं, क्योंकि सारे प्रसार यहीं से निकलेंगे, nc0xn प्लस nc1xn-1y प्लस nc2xn-2y स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल ncny की पावर n। अगर मैं इसमें x को x ही रखूं और y को 1 डाल दूं, तो मेरे पास क्या बनेगा? तो मेरे पास बनेगा x प्लस 1 की पावर n। तो यहां पर y की जगह पर मैं सब जगह 1 डालता जाऊंगा, तो nc0xn प्लस nc1xn-1 प्लस nc2xn-2 प्लस सो ऑन टिल ncn, जिसको मैं शॉर्टकट में कैसे लिख सकता हूं, सिग्मा r इक्वल टू 0 से n ncr x की पावर n-r, ये इसका शॉर्टकट है। तो यहां पर आपको इसका व्यापक पद नजर आ रहा है, r बराबर 0 डालोगे तो ये बनेगा, 1 डालोगे तो ये बनेगा, 2 डालोगे तो ये बनेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये x की घटती घातों में है, x की घटती घातों में प्रसार। ये प्रसार कैसा है? x की घटती घातों में, पहले n था, फिर n-1 हुई घात, फिर n-2 हुई। अब अगर मैं क्या करूं, उल्टा कर दूं, x को तो 1 रख दूं और y को x कर दूं, x को 1 कर दूं और y को x कर दूं, तो मेरे पास जो एक्सपेंशन बनेगा वो 1 प्लस x की पावर n का बनेगा। सही बात है? तो अब मुझे x की जगह पर तो 1 रखना है और y की जगह पर x रखना है, तो nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब प्लस सो ऑन ncnx की पावर n। अगर मैं इसको शॉर्टकट में लिखना चाहूं तो सिग्मा r इक्वल टू 0 से n ncr xr, ये इसका व्यापक पद भी हो गया और ये इस पूरे समेशन को शॉर्टकट में लिखने का तरीका। इंपॉर्टेंट बात, ये x की बढ़ती घातों का प्रसार है, x की बढ़ती घातों में प्रसार। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसमें फर्स्ट नंबर तो ये हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया। अब थर्ड नंबर पर अपन आते हैं। ये जो x प्लस वाई की पावर n था, अगर मैं इसमें x को 1 और y को माइनस x से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, देखो x को 1 से और y को अपन माइनस x से रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास जो प्रसार बनेगा वो क्या बनेगा, 1 माइनस x की पावर n का प्रसार बनेगा, यानी कि nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर माइनस nc3x क्यूब प्लस सो ऑन ncn माइनस x की पावर n, यही आएगा। अगर मुझे इसको समेशन में लिखना है सिग्मा के साथ r इक्वल टू 0 से n, तो मैं लिखूंगा ncr x की पावर r और -1 की पावर r। ठीक है, तो जब r सम होगा तो -1 जो है वो प्लस में तब्दील हो जाएगा, जब विषम होगा तो माइनस का माइनस रह जाएगा। तो r बराबर 0 डालूंगा तो ये प्लस बनेगा, तो nc0x0। जब 1 डालूंगा तो ये माइनस बनेगा, माइनस यहां पर आया nc1x। 2 डालूंगा तो प्लस आ जाएगा, 3 डालूंगा तो माइनस आ जाएगा, इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा। क्या बात समझ में आ गई आपको? तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बच्चों, अगर आपको इस टॉपिक का वीडियो अच्छा लगा और आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।